गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर बीबी जेमनी एडवांस कैलकुलस आपको पढ़ा रहा हूँ। एडवांस कैलकुलस में डिफरेंशियल कैलकुलस अपन ने पिछले टर्म तक पूरा कर लिया था। ठीक है, ये सेकंड पेपर का दो पार्ट होते हैं, एक डिफरेंशियल कैलकुलस और एक इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, अवकलन गणित और समाकलन गणित। तो अवकलन गणित के सारे चैप्टर्स अपन ने स्टडी किए। आपको मैंने एग्जाम्पल लेके भी समझाया, आपने प्रैक्टिस भी करी, कुछ मैंने आपको असाइनमेंट्स भी दिए। ठीक है, आज अपन इसकी दूसरी ब्रांच जो है इंटीग्रल कैलकुलस वो शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इंटीग्रल कैलकुलस में अपन इंटीग्रल्स के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंशियल कैलकुलस में अपन डिफरेंशिएशन से जो उनकी एप्लीकेशंस थी वो पढ़ी। तो यहाँ अपन समाकलन गणित पढ़ रहे हैं, इसमें इंटीग्रल्स को स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो यूनिट फोर्थ और यूनिट फिफ्थ है, वो दो यूनिट आपकी इंटीग्रल कैलकुलस की है। ठीक है, तो यूनिट फोर्थ में आपका क्वाड्रेचर है, क्षेत्रकलन, रेक्टिफिकेशन है, चापकलन और वॉल्यूम एंड सरफेस ऑफ सॉलिड्स ऑफ रिवोल्यूशन, मतलब परिभ्रमण से प्राप्त ठोसों के आयतन एवं पृष्ठ। ये तीन चैप्टर हैं आपके, ये यूनिट फोर्थ में हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन अंडर साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ये भी आपको थोड़ा सा पार्ट है, वो भी देखेंगे अपन। और जो लास्ट यूनिट है फिफ्थ यूनिट, उसमें है बीटा गामा फंक्शन और डबल इंटीग्रल्स और ट्रिपल इंटीग्रल्स। ठीक है बच्चों, तो ये आपका सिलेबस है सेकंड पेपर का। तो डिफरेंशियल कैलकुलस अपनी पूरी हो चुकी है, समाकलन कैलकुलस के दो यूनिट्स करनी है अपने को। तो आज अपन इस फिफ्थ यूनिट स्टार्ट करते हैं, वो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। उसमें बीटा और गामा फंक्शन अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो नाउ लेट अस स्टार्ट द टॉपिक बीटा एंड गामा फंक्शंस। बीटा तथा गामा फलन ये क्या होते हैं? ठीक, ये एक्चुअली आयलर इंटीग्रल्स हैं। आयलर ने दिए हैं, दो इंटीग्रल्स दिए हैं। एक इंटीग्रल है 0 to 1 एक्स की पावर m-1 1 माइनस एक्स की पावर n-1 dx। ठीक है, और दूसरा इंटीग्रल है जो इनफाइनाइट इंटीग्रल है 0 to ∞ की पावर माइनस एक्स एक्स की पावर n-1 dx। ये दो इंटीग्रल्स हैं, इनको अपन आयलर इंटीग्रल्स बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज इनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक, तो सबसे पहले अपन बीटा फंक्शन के बात करते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। ठीक, तो जैसे मैंने आपको पहली स्लाइड में के बाद में अपन दूसरी स्लाइड में देख रहे हैं, तो ये आपको बीटा तथा गामा फलन के तहत बीटा फंक्शन की डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ। निम्न निश्चित समाकल फाइनाइट इंटीग्रल है, क्योंकि इसकी लिमिट 0 to 1 है, फाइनाइट लिमिट है, इसलिए फाइनाइट इंटीग्रल हो गया। तो 0 to 1 एक्स की पावर m-1 1 माइनस एक्स की पावर n-1 dx, ये बीटा इंटीग्रल कहलाता है। ठीक है, इसको मैंने नोटेशन दे दिया बी एम एन, मतलब ये कोई फलन है m और n का। ठीक, इसको बीटा फंक्शन बोलते हैं। समीकरण नंबर 1 मैंने इसको दिखा रखा है। ठीक, ये बीटा फलन इस इंटीग्रल से दिया जाता है, और इसे डिनोट किससे किया जाता है? बी, कैपिटल बी एम एन। ठीक है, इससे के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर एम और एन जो है वो आप ध्यान रखें कि धनात्मक हैं, हमेशा पॉजिटिव होते हैं। मीन्स एम इज़ ग्रेटर देन 0 एंड एन इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक, तो समाकलन एक को आयलर समाकलन प्रथम भी कहते हैं। ठीक है, आयलर इंटीग्रल या फर्स्ट आयलर इंटीग्रल। ठीक है, फिर दूसरा एक इंटीग्रल मैंने अभी आपको बताया कि 0 to ∞ e की पावर माइनस एक्स की पावर n-1 dx होता है। ये अनंत समाकल है, इनफाइनाइट इंटीग्रल है, क्योंकि इसकी रेंज जो है 0 to ∞ जा रही है। ठीक है, तो इस इंटीग्रल को अपन गामा फलन बोलते हैं। ठीक, जहाँ पर ये n के लिए कंडीशन है कि n शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक, तो ये जो इंटीग्रल है इसको मैंने जो राइट हैंड साइड में है एक नोटेशन दे रखा है। ठीक है, गामा ऑफ n, इसको बोलेंगे गामा ऑफ n, इस नोटेशन को जो राइट साइड में दिख रहा है। ठीक है,
तो मैंने ये जो इनफाइनाइट इंटीग्रल है 0 टू इन्फिनिटी की पावर माइनस एक्स की पावर n माइनस वन डी एक्स, इसको एक नोटेशन दे दिया है गामा ऑफ n, ठीक, जो समीकरण नंबर 2 में दे रखा है। तो यही गामा फलन है और यही गामा फलन की डेफिनेशन है, ठीक है। गामा ऑफ n को किससे देंगे अपन, गामा ऑफ n इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी की पावर माइनस एक्स की पावर n माइनस वन डी एक्स, ठीक है। ये दोनों इंटीग्रल आपके समझ में आ गए, इनके नोटेशंस भी समझ में आ गए। यदि बी एम एन है इसका मतलब बीटा फंक्शन है, और ये गामा एन है इसका मतलब गामा फंक्शन है, और इनके जो इंटीग्रल्स है वो लेफ्ट हैंड साइड में दोनों के दे रखे हैं मैंने, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 में। तो ये मैंने आपको बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन की डेफिनेशन समझाई, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट स्लाइड में अपन इनकी प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे। एन धनात्मक परिमेय संख्या है, ठीक है। मैंने अभी आपको ये गामा फंक्शन के लिए बताया, और ये जो नोटेशन है ये गामा नोटेशन है, ठीक। और इस इंटीग्रल को अपन आयलर का द्वितीय समाकलन कहते हैं, ठीक है। द्वितीय सेकंड आयलर इंटीग्रल भी है ये गामा वाला। अब कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं अपन बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टी। देखिए आप, पहली प्रॉपर्टी है बी एम एन इक्वल टू बी एन एम। कहने का मतलब ये है कि बीटा एम एन की डेफिनेशन क्या होती है, एक्स 0 टू 1 एक्स की पावर m माइनस वन, 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस वन डी एक्स। तब अपन इसको बी एम एन लिखते हैं। यदि मैं m की जगह n कर दूँ, n की जगह m कर दूँ, तब भी इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, मतलब बी एम एन इक्वल टू बी एन एम ही रहेगा। तो ये अपन को ध्यान रखना है, ठीक है। देखेंगे अपन कैसे रहता है, अभी मैं आपको प्रूव करके भी बताऊंगा। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी है कि बी एम एन मतलब जो बीटा फंक्शन है उसको इस इंटीग्रल से भी दिया जा सकता है। दूसरी प्रॉपर्टी में ये दे रखा है कि यदि थीटा के रूप में अपन को इस इंटीग्रल को व्यक्त करना हो तो वो क्या होगा, बी एम एन। तो बी एम एन इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 इंटीग्रल, ठीक है, साइन 2m माइनस वन थीटा और कॉस 2n माइनस वन थीटा डी थीटा। इस इंटीग्रल से अपन बी एम एन को दे सकते हैं बीटा फंक्शन को, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी में एक और मैंने इंटीग्रल फॉर्म दिखा रखी है बी एम एन के लिए, बीटा फंक्शन के लिए, ठीक है। और वो है 0 टू इन्फिनिटी, इनफाइनाइट इंटीग्रल है 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर m माइनस वन, 1 प्लस एक्स की पावर माइनस m प्लस n डी एक्स, ठीक है। ये भी एक इनफाइनाइट इंटीग्रल से भी अपन बीटा फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। ये तीन प्रॉपर्टी है, मैं इनको आपको प्रूव करके बताता हूँ। आप इनको ध्यान भी रखें, है ना, याद रखें तो अच्छी बात है, क्योंकि ये वैसे प्रैक्टिस से हो आपको याद रह जाएगी जैसे जैसे आप काम करेंगे, ठीक है। तो ये सही है, ये अपन देखते हैं, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी को प्रूव करते हैं, फिर दूसरी को करेंगे, फिर तीसरी को करेंगे, ठीक। तो पहला जो प्रॉपर्टी है आपकी प्रथम प्रगुण, ठीक है, प्रथम प्रगुण, फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो अपन शुरू करते हैं कि जो बेसिक डेफिनेशन है बीटा की वो बी एम एन इज इक्वल टू 0 टू 1 एक्स की पावर m माइनस वन, 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस वन डी एक्स होती है, ठीक है। अब इसमें समाकलन में यदि मैं x इज इक्वल टू 1 माइनस वाई रख दूँ राइट हैंड साइड में, ठीक है, तो इसकी लिमिट भी चेंज हो जाएगी। तो सब्स्टिट्यूशन में अपन देखेंगे कि x इज इक्वल टू 1 माइनस वाई रखेंगे तो dx क्या हो जाएगा, माइनस डी वाई। और लिमिट्स कैसे चेंज हो जाएगी, जब x इक्वल टू 0 था तो अब y इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। और यदि x इक्वल टू 1 था तो अब x इक्वल टू 1 पर y इक्वल टू 0 निकल के आएगा। तो इसका मतलब है कि लिमिट x इक्वल टू 0 की जगह y इक्वल टू 1 हो जाएगी, और x इक्वल टू 1 की जगह y इक्वल टू 0 हो जाएगी, और dx की जगह अपन माइनस डी वाई रख देंगे। तो ये सब वैल्यूज मैं समीकरण नंबर 1 में रखता हूँ। तो बी एम एन क्या हो जाएगा, बी एम एन इक्वल टू 1 टू 0 1 माइनस वाई की पावर m माइनस वन, 1 माइनस 1 माइनस वाई की पावर n माइनस वन माइनस डी वाई, ठीक है। इसको थोड़ा सा सरल कर लिया, माइनस की वजह से ये इंटीग्रल की रेंज मैंने बदल दी। तो ये 1 टू 0 की जगह 0 टू 1 हो जाएगा, और 1 माइनस वाई की पावर m माइनस वन हो गया है, और अंदर वाले इसको 1 माइनस वाई को सॉल्व करेंगे तो y रह जाएगा, तो y की पावर n माइनस वन। अब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये क्या चीज़ मिल गई अपने को, राइट हैंड साइड में 0 टू 1 वाई की पावर n माइनस वन और 1 माइनस वाई की पावर m माइनस वन डी वाई, ठीक है। तो ये जो इंटीग्रल है इसका जो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है y है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे x हो चाहे y हो, इंटीग्रल का फॉर्म वही है।
तो इसकी जगह मैं बी एन एम रख सकता हूँ, इसकी अपने बीटा फंक्शन की डेफिनेशन को यूज करते हुए। जैसे समीकरण नंबर 1 मैंने इसी में स्लाइड में दिखा रखा है आपको। तो बीटा एम एन की जो ये राइट हैंड साइड में जो इंटीग्रल है वही वही इंटीग्रल प्राप्त हो गया अपने को वाई की फॉर्म में। ठीक है, तो वाई तो क्या है कि वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है, तो चाहे एक्स हो वाई हो टी हो, इसकी जगह कुछ भी हो, लेकिन फॉर्म एक ही है, तो इसकी जगह मैंने बी एन एम रख दिया। ठीक है बच्चों, तो इससे प्रूव हो गया बी एम एन इक्वल टू बी एन एम है। ठीक, पहली प्रॉपर्टी आपको प्रूव हुई। दूसरी प्रॉपर्टी में अपन क्या करते हैं कि बीटा की कोई साइन थीटा कॉस थीटा के टर्म्स में फॉर्म ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो बीटा के फंक्शन की डेफिनेशन तो ये होती है, मैंने समीकरण नंबर 1 में दे रखा है। जैसे ये बेसिक डेफिनेशन है 0 to 1 एक्स की पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 डी एक्स, राइट। अब मैं इस समीकरण में x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा रखना चाहता हूँ। ठीक है, ये पुट कर देते हैं x इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो इसमें जो जो चेंज आएंगे dx तो हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा हो जाएगा। ठीक है, और लिमिट्स भी चेंज हो जाएगी। लिमिट्स यदि x इक्वल टू 0 रखूँगा मैं, तो साइन थीटा से क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब ये तभी पॉसिबल है कि थीटा इक्वल टू 0 हो। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 पर थीटा इक्वल टू 0 मिल गया। इसी तरीके से मैं x इक्वल टू 1 पर लिमिट निकालना चाहता हूँ, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कब पॉसिबल है, जब थीटा इक्वल टू π/2 हो। तो इस तरीके से अपने को रेंज बदली। जब x इक्वल टू 0 है तो थीटा 0 होगा, और x इक्वल टू 1 है तो थीटा π/2 होगा। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 से अपन ये वैल्यू पुट करते हैं, x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, लिमिट हो जाएगी आपकी 0 to π/2। x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा रख दिया मैंने। ठीक है, तो अब ध्यान देंगे आप, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दूसरी टर्म में आ रहा है, तो इसको मैंने कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। ठीक है, और थोड़ा सा इसको सरल कर लिया, और dx की जगह मैंने डी थीटा की वैल्यू रख दी, जो भी निकाल के बताइए आपको। तो ये सब मान रखने के बाद में आप ध्यान देंगे कि राइट हैंड साइड पे आया है आपका 2 0 to π/2 साइन 2m माइनस 1 थीटा कॉस 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा। ठीक है, तो ये वैल्यू है जो लेफ्ट हैंड साइड पे बी एम एन की ही है। ठीक, तो एक तरीके से बी एम एन को अपन इस इंटीग्रल के रूप में भी लिख सकते हैं। ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी है। अब अपन थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं कि भाई ये जो फाइनाइट इंटीग्रल है, इसको इनफाइनाइट इंटीग्रल फॉर्म में भी रखा जा सकता है कि बीटा एम एन को। ये करके देखते हैं अपन। ठीक है, तो आपको ये डेफिनेशन याद ही है, बी एम एन इक्वल टू 0 to 1 एक्स की पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 डी एक्स। ये बेसिक डेफिनेशन है बीटा फंक्शन की। अब इसमें मैं यदि x इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 प्लस वाई रख दूँ, ये सब्स्टिट्यूशन करूँ, ठीक है, तो क्या चेंज होगा, तो यहाँ से dx निकाल लिया अपन ने दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन करके। ये इधर डिवीजन रूल से निकाल लिया y अपॉन 1 प्लस वाई का। ठीक है, तो 1 प्लस वाई एज इट इज़, वाई का 1 हो गया, माइनस वाई एज इट इज़ 1 प्लस वाई का 1 हो गया, अपॉन नीचे वाला जो टर्म है 1 प्लस वाई उसका होल स्क्वायर इंटू डी वाई। तो ये dx मिल जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद ध्यान देंगे आप, dx इज इक्वल टू डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये टर्म मिल गई dx की जगह। ठीक है, अब अपन लिमिट निकालते हैं। इंटीग्रल की लिमिट 0 to 1 है, अब क्या चेंज हो जाएगी देखते हैं। x इक्वल टू 0 पर क्या मिलेगा अपने को, y इक्वल टू 0 मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने दिखा रखा है। x इक्वल टू 1 पे अपन लिमिट निकालेंगे, तो आपको ध्यान है 1 इक्वल टू वाई अपन 1 प्लस वाई हो जाएगा। तो इससे डायरेक्ट तो अपन नहीं सॉल्व कर सके इसको, है ना। तो मैंने y का ऊपर नीचे भाग लगा दिया इधर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में। तो इसको इस तरीके से फॉर्म रख सकते हैं 1 अपॉन वाई प्लस 1। तो ये कब संतुष्ट करेगा, इसकी वैल्यू कब 1 होगी, जबकि y की वैल्यू इन्फिनिटी हो। तो इसका मतलब है कि x इक्वल टू 0 पर हमें मिल गया y इक्वल टू 0, और x इक्वल टू 1 पर हमको मिल गया y इक्वल टू इन्फिनिटी। ये लिमिट में भी चेंज हो गया, और सब्स्टिट्यूशन भी कर देंगे, और dx की जगह ये जो डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर आया ये भी रख देंगे। ये सब काम करने के बाद में जो इंटीग्रल फर्स्ट है आपका बीटा एम एन इक्वल टू 0 to 1 एक्स की पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 डी एक्स, इसका क्या फॉर्म हो जाएगा, ये मैंने नेक्स्ट स्लाइड में देखता हूँ। ठीक है बच्चों, तो आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट स्लाइड में क्या हो रहा है, बी एम एन इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी, मैंने एक्स के वाई अपॉन 1 प्लस वाई रख दिया सब में। ठीक है, और डी एक्स की जगह डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर रख दिया। लिमिट 0 to 1 की जगह 0 to इन्फिनिटी होगी।
फिर अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो सॉल्व करने के बाद में लास्ट में आपको जो आ रहा है वो 0 to इन्फिनिटी वाई की पावर m माइनस वन प्लस वाई की पावर माइनस एम माइनस एन डी वाई। इधर राइट हैंड साइड में इंटीग्रल मिला और इसकी वैल्यू तो वही रहेगी जो अपन लेफ्ट हैंड साइड में तो वही चीज़ लेके चल रहे हैं। तो बी एम एन इक्वल टू क्या मिल गया जो मैंने आपको बॉक्स में दे रखा है, ये इनफाइनाइट इंटीग्रल मिल गया। ठीक है, तो ये भी है कि बीटा फंक्शन की फॉर्म होती है इनफाइनाइट इंटीग्रल के रूप में, राइट। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी होगी। अब अपन एक प्रॉपर्टी गामा फंक्शन की भी पढ़ते हैं। ठीक है, गामा फंक्शन आपको मैंने शुरू में बताया ना डेफिनेशन कि 0 to इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स इजिकल टू गामा ऑफ एन होता है। ठीक है, अब ये कि इसका स्टैंडर्ड समाकल है कि यदि 0 to इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ए एक्स हो, वहाँ सिर्फ एक्स था, यहाँ पे माइनस ए एक्स हो गया, यदि ये हो और तो गामा फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको स्टैंडर्ड इंटीग्रल दिया है कि 0 to इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ए एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू गामा ऑफ एन अपॉन ए टू पावर एन मिलेगा। ठीक है बच्चों, यदि मैं ए को वन रख दूँ इस जगह इसमें इंटीग्रल में दोनों तरफ, तो ये आपको गामा फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन मिल जाएगी। ठीक, तो पहले अपन इसको प्रूव करते हैं कि ये गामा ऑफ एन अपॉन ए एन होगा ये इंटीग्रल। ठीक है, ये इसको मानक फॉर्म बोलते हैं इसकी गामा फंक्शन की। तो इसको हम इस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे गामा फंक्शन की डेफिनेशन से चलते हैं अपन। गामा ऑफ एन इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी की पावर माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स होता है। ठीक है, इस समीकरण नंबर 1 में मैंने आपको दिखा रखा है। इस समीकरण में मैं यदि एक्स की जगह ए जेड पुट कर दूँ, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू ए जेड ले लूँ, तो क्या क्या चेंज होंगे, डी एक्स तो हो जाएगा ए डी जेड और लिमिट्स बदल जाएंगी। एक्स इक्वल टू 0 पर लिमिट जेड की 0 ही रहेगी, लेकिन एक्स इक्वल टू जैसे ही अपन इन्फिनिटी करेंगे, ठीक है, तो लिमिट जेड की क्या चेंज हो जाएगी, इन्फिनिटी ही रहेगी। ठीक है, तो लिमिट में कोई ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, 0 to इन्फिनिटी ही रही। ठीक, लेकिन अंदर जो इंटीग्रल में वो क्या चेंज हो गया, ई की माइनस ए जेड आ गया, एक्स की जगह मैंने ए जेड रख दिया तो ए जेड की पावर एन माइनस वन आ गया और डी एक्स की जगह ए डी जेड आ गया, तो ये मैंने लिख दिया। तो इससे आपको जो राइट हैंड साइड में वो निकल के आया ए टू पावर एन इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ए जेड इंटू जेड की पावर एन माइनस वन डी जेड, राइट। तो इस इंटीग्रल को अपन थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ये जो ए टू पावर एन है इसको गामा के नीचे ले गए, तो गामा ऑफ एन अपॉन ए टू पावर एन इक्वल टू इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ए जेड इंटू जेड की पावर एन माइनस वन डी जेड। ठीक है, तो ये एक मानक इंटीग्रल अपने को प्राप्त हो गया, मानक समाकलन है ये गामा फंक्शन का। ठीक है, तो ये फॉर्म भी मैंने आपको निकाल के बताई, ये आपको बहुत ही यूजफुल रहेगी। आप जैसे या बीटा गामा फंक्शन पढ़ रहे हैं आगे, तो जैसे जैसे गामा और बीटा में एक संबंध भी है वो अपना पढ़ेंगे, तो वहाँ से आपको ये इंटीग्रल्स को इवेल्यूएट करना, इसमें ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है गामा की, ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। ठीक है बच्चों, तो आज तो अपन इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, आप इस पे आधारित कोई सवाल है, प्रॉपर्टी है, उनको करने की कोशिश करो, बेसिक प्रॉपर्टी बीटा गामा फंक्शंस की। ठीक है, इंटीग्रल्स मैंने आपको बता ही दिए। तो नेक्स्ट टर्न पे अपन बीटा और गामा फंक्शन के जो रिलेशन है आपस में उसको स्टडी करेंगे, उससे आपको सवाल भी अच्छे सॉल्व हो जाएंगे और आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगी वो जो उनका दो आपस में रिलेशन है बीटा और गामा फंक्शन का। ठीक है, उससे आपकी काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। ठीक, तो आज अपन इतना ही पढ़ते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।